इस एक्सोर्सिज्म से भरी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक प्रीस्ट को दिखाते हुए जो एक ऐसे सुनसान रास्ते पर था जहां बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज मौजूद होती हैं। ये एक बैटल ग्राउंड जैसा लग रहा था जहां पर सारे सोल्जर्स मारे गए थे। उन सभी को तो किसी अनजान चीज ने एक ही साथ मिलकर खत्म कर दिया। सिर्फ वहां पर वही प्रीस्ट बचता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्रीस्ट को तो कुछ समझता ही नहीं कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, पर तभी अचानक उसके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है जो बहुत ही ज्यादा काला था। जब प्रीस्ट उस स्ट्रक्चर को टच करने गया तब एक सोल्जर जो घायल पड़ा हुआ था वो प्रीस्ट को मना करता है इसे टच करने से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक डीमन का है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसके ही कर्स के कारण ये सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। हमें तो अचानक अब एक दूसरी तरफ कई सारे क्रॉस दिखाए गए थे जिन्हें उल्टा लटकाया गया था और वहां के कई सारे लोगों को उस पर ही बांधा गया होता है। ये उसी खतरनाक डीमन का कमाल था जो इन सोल्जर्स को एक एक करके मारता रहता है। इनकी मृत्यु बहुत ही अनहोली तरीके से हुई थी जो अब एक इतिहास बनकर रह गई है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया गया जहां पर एक बाजार के अंदर हम मैरन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं। मैरन सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बल्कि वो इससे पहले चर्च में भी काम किया करता था जो कि एक्सोर्सिज्म करने में माहिर होता है, लेकिन उसने वो प्रोफेशन छोड़ दिया और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ज्वाइन कर ली। लेकिन मैरन अपनी जिंदगी के एक मोमेंट से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। दरअसल बात यह होती है कि कई साल पहले जब वर्ल्ड वॉर चालू थी तब ब्रिटिश के कुछ सैनिक उसके गांव आकर किन्हीं भी 10 लोगों को चुनकर मारने लगे। उनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे जिसे कि उन्होंने बख्शा ही नहीं, सभी के सभी लोगों को जान से मार दिया। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सारे ब्रिटिश लोगों ने मैरन को ये कहा था कि तुम उन 10 लोगों को चुनो, नहीं तो वो पूरे गांव को ही खत्म कर देंगे। मैरन को मजबूरन उन 10 लोगों को चुनना ही पड़ता है और ये सारी चीजें वो अपनी जिंदगी से कभी निकाल ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर में एक और आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम सैम था वो मैरन के पास आ जाता है। सैम ने मैरन को बताया कि कीनिया की एक जमीन पर बहुत बड़ा चर्च बाहर निकला है जो कि शायद जमीन के अंदर धंसा होगा और तूफान की वजह से बाहर निकल गया और कहा जा रहा है कि वहां हमें बहुत ही एंशिएंट चीजें मिल सकती हैं जिसे बेचने पर हम काफी फायदे में हो सकते हैं। इसीलिए अब मैरन और सैम सीधा कीनिया की तरफ निकल पड़े उस चर्च के बारे में पता लगाने के लिए। वो तो एक फादर की मदद भी लेते हैं जिनका नाम फ्रांसिस था। फ्रांसिस तो मैरन और सैम की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए थे जो इस पूरे मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सभी लोग उस चर्च के अंदर पहुंचते हैं जो एक सुनसान जगह पर थी। फादर फ्रांसिस और मैरन जब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, क्योंकि ये चर्च बहुत ही पुराना था फिर भी इसके अंदर के कई सारी चीजें एकदम नई लग रही हैं। शायद हो सकता है कि जब ये चर्च बना होगा तभी इसे जमीन के अंदर दफना दिया गया हो। लेकिन फादर फ्रांसिस थोड़ा सा चौंके हुए इसीलिए थे क्योंकि इस चर्च के थोड़ी ही दूरी पर एक ग्रेवयार्ड है और कहा जाता है कि कई साल पहले इस ग्रेवयार्ड के चारों तरफ एक महामारी फैल चुकी थी जिसके बाद बहुत बुरी आत्माओं का वहां पर कब्जा होने लगा। ये बात पता होने के बावजूद भी आखिरकार इस जगह पर चर्च कैसे बनाया जा सकता है, यही फादर फ्रांसिस तब से सोच रहे थे। वो सभी तो इन्वेस्टिगेशन करते करते चर्च के और अंदर चले जाते हैं। मैरन और फ्रांसिस को तो उस चर्च की दीवारों पर कई सारी पेंटिंग्स और आकृतियां बनी हुई थी। इनमें से कुछ आकृतियां गॉड की होती है तो कुछ आकृतियां शैतान की। लूसीफर का भी इसमें लेख लिखा था जिसमें ये पता चलता है कि कई समय पहले लूसीफर भी गॉड का एक एंजल हुआ करता था जो ईमानदारी से सारी काम करता। लेकिन लूसीफर की ताकतें जैसी बढ़ती गई उसने अपनी सेना बना ली और ये चाहा कि वो गॉड की जगह ले ले और सारी चीजें कंट्रोल करे। इसीलिए उसने गॉड के खिलाफ बगावत कर दी। गॉड को जब ये पता चला तो उसने लूसीफर को बहिष्कृत कर दिया पूरे एंजल प्रजाति से और फिर उसे हेल के अंदर बंद कर दिया। कहते हैं कि लूसीफर बार बार कोशिश करता है अपनी सेना बनाने की जिससे कि वो हेल से बाहर निकल जाए। अब यहाँ मैरन और फ्रांसिस को 2 एंजल्स की स्टैचू दिखते हैं, पर अजीब बात ये थी कि उन एंजल्स के हाथ में हथियार था और वो नीचे की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है। ऐसा माना जाता था कि एंजल्स के हाथ में कोई हथियार नहीं होते और अगर होते हैं तो वो हेवन की तरफ दिखाए जाते हैं, ना कि जमीन की तरफ। ये बातें बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दे रही थी, खासकर कि चर्च के अंदर एक ऐसा क्रॉस लगाया गया था जिसे उल्टा रखा गया है। मैरन को तो शुरुआत से यही लगने लगा कि ये काम किसी शैतान या फिर बुरी शक्ति का हो सकता है, लेकिन फादर फ्रांसिस कहते हैं कि ये किसी इंसानों का काम है जो क्रिश्चियनिटी धर्म की बेइज्जती करना चाहते हैं। फादर फ्रांसिस के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, इसीलिए वो अपने साथ मौजूद एक हेल्पर जिसका नाम जिम होता है उससे कहने लगा कि तुम हमारी टीम के एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करो।
पर जिम बताता है कि उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अभी हमसे बात नहीं कर सकते। इसी वजह से अब मैरन और फादर फ्रांसिस की टीम को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फादर फ्रांसिस और मैरन तो टेंट पे चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी रात गुजारेंगे। उस चर्च के अंदर तो यही टेंट्स देखने के बाद जब मैरन आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर कई सारे चित्र दिखाई दिए। ये चित्र शैतान और उसी डीमन के थे जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और उस काले ऑब्जेक्ट के बारे में भी वहाँ पर इंक्लूजन होता है। मैरन तो उन चीजों को बहुत गौर से देखने लगा कि इसमें उसे कोई क्लू मिल जाए। मैरन तो अब यहाँ दीवारों पर कई सारे पुरानी लैंग्वेजेस को देखता है जिनका साफ साफ मतलब यही निकल रहा था कि शैतान आने वाला है और शैतान द्वारा फैलाए गए आतंक में सारे बुरे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बुरे काम किए थे। मैरन ये सारी बातें नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि सबसे पहले जाकर वो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड से मिले। उसका नाम जेफरी होता है जो मैरन को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि ये चर्च बहुत ही अनजान तरीके से बाहर आ गया, जिसे कि आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके ओपन होने के बाद से ही बहुत सारी घटनाएं ऐसी होने लगी हैं जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे कि कोई भी इंसान इस चर्च के अंदर आने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर गॉड नहीं बल्कि शैतानों का वास है। और इस चर्च के आसपास कई सारे लकड़बग्गे घूमते रहते हैं जो बुरी ताकतों से अट्रैक्ट होते थे। कई सारे ट्रेवलर्स तो इस पहाड़ी और चर्च के पास आकर गायब हो जाते, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडीज भी वहीं पर गिरी हुई मिलती और उनके शरीर पर अजीब तरीके के निशान मौजूद होते। जेफरी तो यही बताते हैं कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई। इस चर्च को कभी एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए था। अब तो उस चर्च के पास जो क्लिनिक होता है वहाँ पर सैरा नाम की एक डॉक्टर काम करती थी। मैरन तो सैरा से भी पूछताछ करने जाता है, पर उसे इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता। उसने बहुत सारी अफवाहें सुनी थी कि कई लोग गायब हो चुके हैं, बट इसके पीछे क्या रीजन है उसे नहीं पता था। लेकिन एक बात कंफर्म होती है कि सैरा और मैरन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल और पास्ट के एक्सपीरियंस एकदम सेम होते हैं। मैरन ने तो सैरा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, पर सैरा उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। शायद दोनों अब एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। यहाँ फादर फ्रांसिस उसी चर्च में मौजूद होकर कई सारे कमरों की देखरेख करते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा चौंक तब गए थे जब उनके सामने रखा हुआ क्रॉस अपने आप ही टेढ़ा हो जाता है। बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब दो बच्चे वहां पर आकर खेल रहे थे, तभी उनके सामने एक लकड़बग्गा आकर एक बच्चे को मारने लगता है। कई सारे लकड़बग्गे वहां पर आकर उसकी पूरी बॉडी को खा जाते हैं, लेकिन जोसेफ नाम के एक लड़के को वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो तो शांति से साइड में खड़ा हुआ था। बट अगले दिन जोसेफ की भी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। अब मैरन यहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर बैरल नाम के एक आदमी से मिलने जाता है जिसके ऊपर वो हमला हुआ था, जिससे सारे लोग मारे गए। मैरन को लगा कि इससे पूछताछ करने पर ये हमें कुछ बता सकता है, लेकिन मैरन जैसे ही बैरल नाम के उस पागल आदमी के कमरे में घुसा तो बैरल एकदम अजीब आवाज में कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी गॉड नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा राज है। बैरल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खंजर से अपनी बॉडी पर वार करने लगता है और आखिर में बहुत बुरी तरीके से अपनी जान ले लेता है। मैरन ने जब ध्यान से देखा तो उसके बॉडी पर कुछ निशान बने थे। शायद वो उसे बताने की कुछ कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। अब थोड़ी देर में जेफरी मैरन से आकर मिलता है और उसे एक हॉली किताब देता है। ये किताब इस जगह के पुराने इतिहास के बारे में थी, जिससे कि कुछ पता लगाया जा सकता था। जेफरी तो ये भी बताते हैं कि सारी चीजें कहीं न कहीं उस ग्रेवयार्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है कि कई साल पहले एक ऐसा डीमन हुआ करता था जो लोगों की इमोशन से खेला करता। अगर किसी के पास बैड इमोशन है तो वो उससे रियलिटी में कन्वर्ट करके उन्हें 10 गुना दर्द प्रोवाइड करता। मैरन ने अब सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और अपनी रिसर्च के लिए निकल पड़ा। मैरन लगातार उस चर्च के अंदर जा ही रहा था, तभी उसे एक बहुत ही बड़ी स्टैचू दिखाई देती है जो उसी डीमन का था। बट उसके स्टैचू में से एक हार्ट गायब होता है जो पता नहीं कहां पर है, इसीलिए मैरन अपनी रिसर्च जारी रखता है। वहां हमें पता चला कि जेफरी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगा था। सैरा जो होटल में मौजूद थी वो भी अब काफी ब्लीडिंग करने लगती है और वो खुद चौंक गई, क्योंकि उसे पता था कि वो बायोलॉजिकली ये सब नहीं कर सकती,
तो फिर अचानक ये चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं? जोसेफ नाम के जिस बच्चे को उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था वो कुछ दिनों तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। सेरा ही वो डॉक्टर थी जो उस बच्चे का ख्याल रखती है, और सेरा ने तो उस बच्चे के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखे जो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। फिलहाल वो किसी को बताती नहीं और इस इलाज को जारी रखती है। अगले दिन हमें दिखाया गया कि चर्च के बाहर कई सारे इंसानी दांत और किसी के बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं, जिसे कंफर्म करके यही बताया गया कि ये जेफरी के थे। मैरन और फादर फ्रांसिस को जब ये बात पता चली तो वो एकदम शॉक रह जाते हैं। फादर फ्रांसिस यही सोचने लगी कि ये काम जरूर उन लोकल लोगों का होगा जो इस चर्च को हमेशा के लिए बंद रखे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये श्रापित था और इसके अंदर जाने वाला हर एक आदमी तो मारा जाएगा, पर सालों पहले आई हुई एक महामारी वापस से आ जाएगी। जेफरी और उसके इंस्टीट्यूट ने इस बात से लोकल लोगों का विरोध किया, तो इसीलिए उन लोगों ने जेफरी को मार दिया होगा। फादर फ्रांसिस यही सोचने लगी कि जेफरी जैसी हालत हमारी ना हो जाए, इसीलिए हमें आर्मी फोर्सेस की प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। वहीं मैरिन इस बात से राजी नहीं था। उसे ऐसा लगता कि इन चीजों के लिए मिलिट्री फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से याद थे कि वो सारे ब्रिटिश सोल्जर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मैरन को तो सारे फसाद की जड़ वही ग्रेवयार्ड लग रही थी, जहां पर ही वो महामारी फैली थी और उस डिमोनिक चीजों की शुरुआत हुई थी। मैरन को इसके बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन करना था, इसीलिए वो उस गांव के एक प्रजाति वालों के पास चला जाता है जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। मैरन सीधा उनके एक लीडर के पास जाकर सारी बातें बताने लगा और जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उसे कलेक्ट करने लगा। मैरन ने देखा कि वो सारे प्रजाति के लोग एक बीमार हुए बच्चे को जला रहे हैं, और फिर उन्हीं प्रजाति के लीडर ने बताया कि हमारे रिचुअल में कभी भी इंसानों को दफनाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें जला दिया जाता है। और उन्हें भी नहीं पता कि ये सारे ग्रेवयार्ड बनाए क्यों गए हैं, जबकि यहाँ पर कोई डेड बॉडी है ही नहीं। मैरन को ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो सीधा एक ग्रेव को खोदने लगता है और उसके अंदर रियलिटी में कुछ भी नहीं था। तब जाकर मैरन को बात समझ में आई कि उनसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, ये कहकर कि यहाँ बहुत बड़ी महामारी आई थी और कई सारे लोग मारे गए। मैरन तो अब सीधा फादर फ्रांसिस के पास पहुंचता है और उन्हें धमकी देकर पूछने लगता है कि आपने कौन सी बात हमसे छुपाई है। फादर फ्रांसिस तब जाकर एक सच्चाई बताते हैं कि कई साल पहले 2 प्रीस्ट यहाँ पर आए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लूसीफर को जब हेवन से निकाला गया था तो वो यहीं पर आकर गिरा था, और इसी वजह से यहाँ पर वो चर्च बन गया जो एक तरीके से हेल और इस दुनिया में खुलने का दरवाजा है। दोनों प्रीस्ट प्रोटेक्शन के लिए कई सारे सैनिकों को भी लेकर आए थे, लेकिन चर्च के टेरिटरी के अंदर आने के बाद अचानक उसी खतरनाक डीमन ने सबके ऊपर काबू कर लिया और उस पूरी सेना को एक दूसरे से ही लड़ाकर जान से मार दिया। उस पूरी जगह पर एक ही प्रीस्ट बचता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और उसी ने ही इस चर्च को आगे बढ़ाया और इसे एक गुप्त राज रखने के लिए कह दिया। कई रिसर्चर्स यहाँ पर आए और उन्हें भी इस राज के बारे में पता चला था, और ये श्योरिटी थी कि इस जगह पर वो शैतान मौजूद है जो किसी के भी मन पर काबू करके उसे मार सकता है। वहाँ पर उन सारे सैकड़ों सैनिकों की लाशें मौजूद थीं। इसी वजह से रिसर्चर्स ने यही कह दिया कि यहाँ पर बड़ी महामारी फैलने की वजह से सारे लोग मारे गए, जिससे कि आगे चलकर कोई भी इस चर्च के पास ना आए। बट अफसोस अब ये हो रहा है, वो शैतान वापस आ चुका है जो लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, और शायद इससे उसे ताकत मिलती है। मैरन को भी ये श्योर होने लगा क्योंकि उसने चर्च के अंदर कई सारे स्टैचूज देखे थे, और ये स्टैचू सीधे रिलेट करते हैं उन शैतानों से जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इतने सारे लोगों को मारते थे। चौंकाने वाली बात थी कि मैरन को उस चर्च के अंदर एक टेम्पल भी मिला था जहाँ पर कई सारे बुरे शक्तियों का वास होता है, और ये उसने महसूस भी किया था। पर मैरन को यह सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि चर्च पूरी तरीके से अनहोली हो चुका है, यानी कि वो सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियनिटी धर्म का चर्च है। असल में वो एक शैतान का घर था जहाँ पर जाने वाला हर एक आदमी मारा जाता। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कई सारे ऑफिसर्स आते हैं, और उन्हें तो चर्च के एक स्पॉट पर एक बहुत ही बेकार डेड बॉडी दिखाई गई जो और किसी की नहीं बल्कि जेफरी की होती है। उसके तो हार्ट को ही निकाल लिया गया था और बहुत सारे रेवन बर्ड्स उसे खा रहे होते हैं। सभी लोग उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि ऐसी बुरी मौत किसी को भी ना मिले, क्योंकि ऐसी बुरी मौत उन्होंने कभी देखी नहीं थी। सारी सच्चाई तो यहाँ पर मैरन को पता है। वो सारे ऑफिसर्स को यही कहने लगा कि आप सभी इस टेरिटरी के अंदर ना जाएं,
लेकिन जो मेन ऑफिसर होता है उसे तो हीरो बनना था। वो चला गया उस डेड बॉडी के पास टेरिटरी के अंदर ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसे क्या पता कि वो शैतान ने अब उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और उसे इस तरीके का एहसास दिलाने लगा कि उनके कई ऑफिसर्स को इन निजी प्रजाति वालों ने मारा है। सीनियर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसने अपनी गन निकाली और उस प्रजाति के लीडर को ही गोली मार दी। वो वहीं पर मारा गया। इस बात से उस प्रजाति वालों के अंदर एक आक्रोश की भावना जाग जाती है जो कि अब पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ने नहीं वाली थी। यानी यहाँ पर भी एक घमासान जंग होकर ही रहेगी। फादर फ्रांसिस और वो सारे पुलिस ऑफिसर्स तो एक समय पर काफी डर गए क्योंकि इतने सारे लोकल लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए फादर फ्रांसिस मैरन से रिक्वेस्ट करने लगा कि हमें बचा लो। तब जाकर मैरन उन दोनों को चर्च के अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि लोकल लोग उस चर्च के अंदर नहीं आ सकते। जब तक चर्च के अंदर रहेंगे तब तक उनकी जान को लोकल लोगों से खतरा नहीं है। अब मैरन सीधा ट्रेवल करता हुआ वहां से सेरा के पास चला जाता है जहां हमें पता चला कि उसका पूरा रूम एकदम तहस नहस हो चुका है और वहां कई सारे खून के धब्बे मौजूद थे। साथ ही साथ उस डीमन का निशान भी बना हुआ था दीवार के ऊपर। मैरन तो अब उस जगह पर वही स्ट्रक्चर देखता है जो कि उस खतरनाक डीमन का था और इसी की वजह से वो इतने सालों तक सरवाइव कर पाया है। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर उस डीमन का दिल था जो आज तक सही सलामत है, इसीलिए वो डीमन जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। यानी कि जब तक उस डीमन का हार्ट यहाँ पर है उसे कोई नहीं मार सकता। इन भयानक चीजों को देखकर मैरन को इतना तो कंफर्म हो गया था कि उस छोटे बच्चे जोसेफ की कोई गलती नहीं। उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे कि शैतान दूर भागते होंगे और उसका पूरा शक अब सेरा के ऊपर जाने लगा कि कहीं वो डीमन सेरा को तो ना पोसेस कर लिया हो। हमें दिखाया गया कि सेरा के ऊपर अब वो डीमन हावी होने लगा है जिसने कि अब तुरंत ही फादर फ्रांसिस के ऊपर हमला कर दिया और वो तो जोसेफ नाम के छोटे बच्चे को भी मारने लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ उसी बैटलफील्ड में एक और बड़ी जंग छिड़ गई। वो होती है लोकल लोगों और आर्मी ऑफिसर्स के बीच। देखते ही देखते कई सारे लोग मारे जाने लगे और ऐसा ही लग रहा था कि हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही है। मैरन इन सारी चीजों की परवाह किए बिना सीधा उस चर्च के अंदर आते हैं जहां पर जोसेफ और बाकी लोग मौजूद थे। मैरन जोसेफ को लेकर वहां से जाने ही लगता है, तभी हमें वो डीमन दिखाया गया जिसने कि सेरा के बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। सेरा की पूरी स्किन एकदम से फटने लगी थी और वो डीमन इतनी आसानी से जोसेफ को लेकर जाने नहीं देगा। उसने तो अब तुरंत ही सेरा को कंट्रोल करते हुए मैरन के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। डीमन तो उसे इमोशनली और फिजिकली भी इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ पहला डीमन था जो सीड्यूस करता है अपने बॉडी को दिखाकर जिससे कि वो सामने मौजूद शिकार को बहुत आसानी से मार दे। लेकिन मैरन तो इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं फंसता। वो खतरनाक डीमन तो फ्रांसिस की डेड बॉडी दिखाकर भी उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरन एक्सोर्सिज्म करना जानते थे। उन्होंने क्रॉस निकाला और सारे मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ डीमन की वजह से सेरा की पूरी बॉडी फट रही होती है और उसने तो सेरा का जीभ भी फाड़ दिया था जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। मैरन अपना मंत्र पढ़ना जारी रख रहे थे जिससे कि उन्होंने अंत में जाकर उस शैतान को सेरा की बॉडी से अलग ही कर दिया। पर सेरा बेचारी ये सह नहीं पाती और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो मेन ऑफिसर जिसने की मेन प्रजाति के लीडर को मारा था वो भी समझ गया कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसने इन सारी चीजों की वजह से सुसाइड कर लिया। अब यहाँ सिर्फ बचे हुए होते हैं जोसेफ और मैरन। मैरन जोसेफ को किसी भी तरीके से चर्च से बाहर लेकर आ जाता है, पर यहाँ जो नजारा उन लोगों ने देखा वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि वो पूरी बैटलफील्ड सैनिकों और लोकल लोगों की डेड बॉडी से भरी पड़ी हुई थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे को खत्म कर चुकी होती हैं और इस बार तो किसी डीमन ने भी उन्हें कंट्रोल नहीं किया था। ये सब उनके अंदर मौजूद बदले की भावनाओं ने की थी। यानी यहाँ हिस्ट्री तो रिपीट हुई थी पर इन सारी चीजों के जिम्मेदार खुद इंसान और उनके अंदर मौजूद बदले की भावनाएं हैं। मैरन को इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि इंसान चाहे तो डीमन से भी बदतर बन सकता है, सिर्फ उन्हें कुछ खतरनाक रीजन की जरूरत होती है जिसके लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकते थे। अब देखते ही देखते वो पूरा चर्च जमीन के अंदर धंसने लगा था, जो कि अच्छी बात होती है और इसके बाद ना ही कोई इस जगह पर आएगा। इस चर्च की सच्चाई सभी को पता चल चुकी थी। मैरन तो यहाँ वापस अपने शहर में आ चुके थे जो अपने पुराने दोस्त सैम से मिलते हैं। उन्होंने तो सैम से कहा कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की ये जॉब छोड़ रहा हूँ और वापस एक फादर बनना चाहता हूँ जो लोगों के अंदर विश्वास जगाएगा, क्योंकि भले ही उनके पास्ट एक्सपीरियंस कितने भी हों लेकिन अब उनका गॉड के ऊपर भरोसा वापस आ चुका है।
वो अपनी आगे की जिंदगी जरूरतमंद लोगों की मदद करने में गुजार देगा और गॉड की आराधना करता रहेगा। इसी तरीके से हमारी ये बहुत ही खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।